दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन और ओजोन के बारे में। जी हाँ, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कुछ चैप्टर तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और उसमें से मेरी नज़र में 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए। पहला था हाइड्रोजन की टॉपिक, वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा था आपका जो ग्रुप 18 का मेंबर था, ठीक है, नोबेल गैस के बारे में, जिसको इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, वो टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करा दिया। और आज मैं आपको ये अलग से टॉपिक क्लियर कराने जा रहा हूं जिसमें ओजोन और ऑक्सीजन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। एक और बहुत बड़ा लेक्चर है, वो है कार्बन के ऊपर, तो कार्बन को अलग रखिएगा। पहले ये सब मैं पढ़ा दूं, उसके बाद लास्ट में मैं कार्बन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हाँ, इस ऑक्सीजन के पढ़ने के बाद अब जो अगला लेक्चर आएगा ना, उसमें क्या करूंगा, बहुत सारे एलिमेंट एक साथ पढ़ाऊंगा, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, और आपका जो है फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, पोटेशियम, इन सभी के बारे में वो एक साथ रहेगा। मतलब गिने चुने कम से कम 6-7 एलिमेंट एक साथ रहें, ताकि आप एक साथ उन पर ध्यान दे सकें। मैं ऐसा नहीं कि आपको 100 का 100 एलिमेंट जानना है, लेकिन हाँ, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, जहां से रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, और जहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, वो तो आपको जानना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी आपको बिलीव नहीं होगा कि सर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, तो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप याद रखें, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आ चुका है, तो जल्दी से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि यहां से बेहतर स्टडी हो पाती है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लेकर आया हूं कि इस चैप्टर से, इस ऑक्सीजन वाले चैप्टर से क्या आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप देख लो आपकी तैयारी है या नहीं है, उसके बाद आप चैप्टर पढ़ना। क्योंकि होता क्या ना, जब मैं आपको पहले चैप्टर पढ़ाता था तो आपको लगता था यार ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर दिया हूं कि सबसे पहले मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाता हूं कि ये देखो आपकी परीक्षा में ये हूबहू पूछा जाता है, अब बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आगे का कंटिन्यू करो, आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बंद करके जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न पूछता है कि वातावरण में सर्वप्रथम ऑक्सीजन कैसे निस्तृत हुई। निस्तृत हुई मतलब क्या होता है, ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, कहा जाता है दोस्तों कि ऑक्सीजन प्राणदायक वायु है। अन्य ग्रह भी हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रहों का समूह है, बाकी के 7 ग्रह पे ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन है। या हो सकता है हमारे इस ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हो, लेकिन क्या उन सभी पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर पृथ्वी पर ऑक्सीजन है तो क्यों पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन की निश्चिति कहां से, वह ऑक्सीजन आया कहां से? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो याद रखेगा, ऑक्सीजन जो है ये नील हरित जो शैवाल थे, सबसे पहले उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन विमुक्त हुआ और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस भर गई इस पृथ्वी पर। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि सबसे पहले छिछले समुद्रों में एक कोशिकीय जीवों का निर्माण हुआ था, बाद में बहुकोशिकीय जीव धीरे धीरे जाकर बने। पहले एक कोशिकीय जीव, फिर पानी में तैरने वाले, फिर रेंगने वाले, फिर जो है धीरे धीरे पानी से बाहर एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ, तब जाकर के धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। सभी विकास क्रम आपको बायोलॉजी वाले वीडियो में पढ़ाए गए, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नील हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन विमुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्वलनशीलता के संदर्भ में क्या अंतर है, ठीक है। ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो याद रखेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो एक सबसे बड़ा कॉमन डिफरेंस है वो ये है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील मतलब, अगर मैंने आपको इमेज भी दिखाया था, कल हाइड्रोजन पढ़ा रहा था, कि हाइड्रोजन में अगर आप किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भर दीजिए और जैसे ही आप दूर से कभी पिंच करिएगा, वरना पता है ब्लास्ट कर जाता है गुब्बारा, ब्लास्ट करता है ना, तो वो बड़ा ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ज्वाला पैदा करता है। कभी गलती से भी ऐसा काम मत करना। पता चला कि किसी गुब्बारे में आपने हाइड्रोजन गैस डाला और ऐसे मुंह के करीब लाके फोड़ दिया, पूरा मुंह जल जाएगा आपका। नहीं विश्वास है तो आप एक बार गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, किंतु हाइड्रोजन जलने में सहायक नहीं है। ज्वलनशील जरूर है लेकिन जलने में सहायक नहीं है। और ऑक्सीजन जो है ये ज्वलनशील नहीं है। अगर ज्वलनशील होता तो हम इसे ले पाते क्या, सांस ले पाते क्या? नहीं ले पाते। तो ये ज्वलनशील नहीं है, लेकिन ये जलने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के ज्वाला नहीं पैदा हो सकती। आप जानते हैं, हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे जिसमें एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही होती है, जब उसको किसी गिलास से ढक लेते हैं तो जितना ऑक्सीजन उस गिलास में होता है उतने समय तक मोमबत्ती जलती रहती है, बाद में मोमबत्ती अपने आप क्या हो जाती है, बुझ जाती है। यानी इसका मतलब है किसी भी ज्वाला के लिए ऑक्सीजन परम आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के ज्वाला उत्पन्न नहीं हो सकती। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे लिख रहा है ब्यूटी पार्लर। ओहो, ब्यूटी पार्लर का क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। कह रहा है ब्यूटी पार्लर में प्रायः किसका प्रयोग हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? हेयर सेटिंग के लिए। तो दोस्तों हेयर सेटिंग के लिए वैसे सल्फर का
इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक था, लगता है गलती से यहां पर आ गया, ठीक है। तो सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है हेयर सेटिंग करने। अरे लोग जाते हैं ना बाल, अरे वो जानते हैं ना बाल को स्ट्रेट कराना, सुना है कि नहीं, ठीक है, तो वो याद रखेगा, वो वहां पर सल्फर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आगे लिख रहा है वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर अल्ट्रावायलेट किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है ओजोन परत के बारे में, आज मैं फिर से पढ़ाऊंगा ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन गैस के बारे में बताऊंगा। तो याद रखिएगा ओजोन गैस का जो अणु होता है, यहां पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं, इसीलिए यहां पर ओजोन को क्या लिखा जाता है, O3 लिखा जाता है, जबकि ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है। तो यहां पर याद रखिए, यहां पर O2 है, यहां पर O3 है, बड़ा अच्छा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा करा मुक्त अवस्था में सल्फर मुख्यतः कहां पाया जाता है, ठीक है। लगता है क्वेश्चन यहां पर मिक्स हो गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। चलिए जान लीजिए मुक्त अवस्था में जो सल्फर है, खासकर देखिए सल्फर जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती ना, सल्फर वहां पाया जाता है, ठीक है। तो अब ज्वालामुखी में जैसे सिसली ले लिया, सिसली कहां पड़ता है, इटली हो गया, या फिर जापान के आसपास में जो ज्वालामुखी बेल्ट है, या फिर बहुत जगह पे आप भूमध्य सागर के आसपास में देखेंगे बहुत सारी ज्वालामुखी पेटियां हैं, तो वहां पर ये सल्फर वाले गैस पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती ओजोन गैस। शायद अगर ओजोन गैस न रहती और ओजोन परत न रहता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें ये मनुष्य के सांस लेने में भी घातक साबित होती हैं, मनुष्यों के ऊतकों का भी नाश कर देती हैं। ऐसे में जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो ओजोन लेयर हमारी बड़ी मदद करती है। आगे लिख रहा है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है। कैसे? आपने देखा होगा पराध्वनिक जेट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ये जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है कैसे? तो याद रखिए ओजोन परत के लेयर को कमजोर बना देता है, उसको पतला करता है और उसी से प्रदूषण पैदा करता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए करा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सी है। तो जैसे CFL नहीं, CFC हो गया, क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, मीथेन हो गया, CH4 जिसको बोलते हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सभी गैसें हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सभी गैसों की वजह से ओजोन लेयर पतला होता जाता है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है जब ओजोन लेयर में छिद्र हो जाता है और वहीं से पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट जो है हमारी धरती तक आने लगती हैं। करा ओजोन परत का आपको समझ में आ रहा होगा कि ओजोन परत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का। ओजोन परत का सर्वाधिक क्षय कहां पर हुआ है? तो सबसे ज्यादा क्षय हुआ है उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो ये परत में छिद्र हुआ था, ये छिद्र बंद हो गया है और उसके बंद होने का सबसे बड़ा वजह क्या बताया गया था? पोलर वर्टेक्स बताया गया था। क्या बताया गया था? पोलर वर्टेक्स। दोस्तों पोलर वर्टेक्स पर मैंने वीडियो भी बनाया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करा ऑक्सीजन के किस गुण के कारण जलीय जीव जंतु जल के अंदर जीवित रहते हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे नदियों में जो डॉल्फिन है उनकी मृत्यु हो रही है। कहा जाता है कि नदियों के जल में BOD की मात्रा कम हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिससे नदियों के जल में शुद्धता कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके वजह से नदी के अंदर जो जीव है, खास करके जो डॉल्फिन है, यह स्तनधारी जीव मानी जाती है, ठीक है, ये नष्ट हो जा रही है, इसकी प्रजाति नष्ट हो रही है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये किस वजह से? तो याद रखिए ऑक्सीजन का ये गुण क्या है कि ऑक्सीजन जल में विलेयता का गुण रखता है। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो जल में विलेय हो जाता है। उसी ऑक्सीजन को जो जलीय जीव जंतु हैं ये अपने गलफड़ों की सहायता से लेते हैं, तब वो जीवन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। करा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन करने से रोकना है? तो याद रखिए ऑक्सीजन ह्रासक, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन को नष्ट करता है, उनको रोकने का काम किससे चल रहा है? किसके द्वारा? प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है कि कोई भी ऑक्सीजन ह्रासक जो है चीज का इस्तेमाल न किया जाए। ये ऑक्सीजन ह्रासक होते क्या हैं? तो लिख रहा है वे प्रदूषक जो जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, ठीक है, उसे ऑक्सीजन ह्रासक का नाम दिया जाता है। ह्रासक माने कमी, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको पता चल गया होगा कि सर चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, फिर कितनी बातें आपको इस चैप्टर में याद रखनी है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सुनिएगा, जितनी बातें बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको कम से कम आप याद रखेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में यही सारे प्रश्न आपको परेशान करते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आता है आपसे परीक्षा में कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, ठीक है। तो याद रखेगा सीले नाम के वैज्ञानिक ने किया था ऑक्सीजन की खोज। याद रहेगा 1772 में ऑक्सीजन की खोज हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, कुछ याद है 1772 के आसपास में? बताइए 1772, कुछ सोच के बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी समय ना, तो याद रखिए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कौन याद करेगा?
बोलो हम करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन जो दोस्तों है यह एक रंगहीन गैस है। रंग नहीं है, रंग होता तो हमें दिखाई भी देता, यह गंधहीन गैस है। देखिए एक चीज याद रखेगा, ऑक्सीजन में तो गंधहीन होता है, लेकिन अगर मैं O3 की बात कर दूं, ओजोन की बात कर दूं, तो ओजोन से सड़े हुए अंडे या सड़े हुए मछली जैसी बदबू आती, बहुत बेकार बदबू होती है, उसकी बदबू ही बड़ी तीक्ष्ण होती है, तो याद रखेगा O3। और कह रहा है कि यह अज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील नहीं होता, ज्वलनशील होता तो हम सांस कैसे ले पाते। यह अज्वलनशील है लेकिन आग को जलने में सहायक गैस भी है, ऑक्सीजन को याद रखेगा। कह पदार्थ के दहन में सहायक होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मोटी मोटा जो हम जानते हैं 21%, कितना जानते हैं 21, एक्चुअल कितना है 20.29%, कितना है 20.29% ऑक्सीजन हमारे पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। लिख रहा है ऑक्सीजन द्विक परमाणु होता है, मतलब अरे जो ऑक्सीजन को आप O2 लिखते हो ना, क्या लिखते हो ऑक्सीजन, कहें O2 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परमाणु एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, तो कितना होता है 8 होता है, 6 नहीं 8, ठीक है 6 पे तो कार्बन होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 2 और 6, तो इस 6 को 8 करना चाहेगा, पूरा करना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी कितना होता है, पढ़ाया गया है ना, इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी होता है 2, क्योंकि 2 की जरूरत होता है, इसलिए यहां पर 2 लिखा होता है। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखेगा, वैलेंसी नोट किया जाता है। तो कह रहा यह द्विक परमाणु को होते हैं, कह रहा अर्थात इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु पाए जाते हैं। कह रहा यह वायु से कुछ भारी होता है, वायु से क्या होता है थोड़ा भारी होता है, ऑक्सीजन गैस वायु से थोड़ा भारी होता है। वायु में नाइट्रोजन के बाद किसका नंबर आता है, नंबर दूसरे पर हाइड्रोजन आता है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है दोस्तों, आप जानते होंगे 71 70, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखिए 78%, 78 आगे कह रहा है 78 और 21, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा है दोस्तों कि 20% के लगभग या 21% के लगभग आपका ऑक्सीजन गैस है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो याद रखिए ऐसे तत्व में मैं आपको कंफ्यूजन दूर करूंगा। आप देखते होंगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें होती, कई बार आपको मिलता है सिलिका की मात्रा सबसे ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन गैस की बात करें तो तत्वों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि यह गैस भारी होती है, इस वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में करीब होती है। तभी रीजन है कि पहाड़ों पर जाने पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाती, क्यों, क्योंकि भारी गैस इसलिए नीचे की तरफ रहती है, हल्की गैसें ऊपर की तरफ रहती है। ठीक है, आगे एक रहा जल भी इसका एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें भारानुसार 88.9% यह पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में भी सर्वाधिक कौन सी गैस होती है या कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। करा ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये भूपर्पटी यानी पृथ्वी के जो सबसे ऊपर की भूपर्पटी है, जिसको हम क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, उस क्रस्ट पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन ही है, इसको भी याद रखिएगा। करा भूपर्पटी पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर आपके एग्जाम में ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है तो आप सिलिकॉन कर सकते हैं, सिलिकॉन भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम टिक कर सकते हैं। सीरियल क्रम याद रखें, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए कह रहा ऑक्सीजन यानी O2, कह रहा ये जीव जंतुओं में श्वसन के लिए आवश्यक होता है, जाहिर सी बात है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो होते हैं दोस्तों वो गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उसमें हीलियम को मिक्स करके, मैंने पढ़ाया था आपको कि उसमें हीलियम गैस को मिक्स करके वो अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं, ठीक है, जैसे H2O जो है दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के यौगिक तैयार करते हैं और इससे जल बनता है, और इसी से एक ओजोन भी यौगिक तैयार होता है। ठीक है, ओजोन भी याद रखिए ऑक्सीजन के ही एक यौगिक के रूप में जाना जाता है। कह रहा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का लगभग संपूर्ण भाग हरे पौधों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या हुआ है, उत्पादित होता है। आपको पता है कि पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं उस समय ये क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, और उसी से ये बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और ओजोन के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन जिसे O3 के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों कुछ तथ्य हैं जो आप याद रखेंगे। कह रहा है यह ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है। ठीक है, जैसे कार्बन का अपरूप होता है हीरा, ठीक है, उसी तरह से ऑक्सीजन का अपरूप क्या है, ओजोन है। ठीक है, और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लिख रहा है इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, इसीलिए तो यहां पर O3 लिखा होता है। ठीक है, कह रहा है इससे एक सड़ी हुई मछली या सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आती है ओजोन गैस से। यह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है। कह रहा है यह गैस भी वायु से भारी होती है। यार जब ऑक्सीजन भारी होती है तो ये भी भारी होती है, हाँ, लेकिन याद रखेगा ऑक्सीजन विषैली नहीं होती है,
लेकिन ओजोन विषैली गैस है। क्या है? यह विषैली गैस है, ठीक है, इसको याद रखेगा। परंतु वायु में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अक्सर देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जब समताप मंडल से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं, तो वहां पर आपको ओजोन परत मिलेगी। ओजोन परत जहां पर है वहां पर ओजोन गैस की सांद्रता अधिक पाई जाती है, इसीलिए उस परत का नाम भी ओजोन परत रखा गया। क्यों? ओजोन गैस वहीं पर पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखेगा। करा यह जो परत है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ताकि जीवों की रक्षा हो सके। जो धरातल पर जीव हैं, जीव में हम आप और पशु पक्षी सब आ जाते हैं, सबकी रक्षा हो सके। क्यों? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें बड़ी खतरनाक होती हैं, जिनको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जाना जाता है। लिख रहा है इसकी मात्रा सामान्य वायु में अधिक होने पर क्या होता है? आपको सिर दर्द, श्वास लेने की समस्या हो सकती है, शरीर के ऊतक जो होते हैं वो निष्क्रिय हो सकते हैं, काफी सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो विषैली होने के साथ साथ ओजोन एक विस्फोटक गैस के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे पॉइंट कुछ और याद रखिए। लिख रहा है जब कभी पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ता है तो पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ने के फलस्वरूप वायुमंडल में बहुत सारी गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है, जैसे CFC। CFC क्या होता है? CFC को बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस कहां से निकलती है? AC हो गया, अगर आप AC यूज करते हैं तो वहां से CFC निकलती है। अगर आप जो दोस्तों फ्रिज वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहां से CFC निकलती है। तो ये वायुमंडल में जाती है और ओजोन परत में छेद कर देती है। क्या करती है? ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि ओजोन परत में छेद कर देती है। ओजोन परत हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ओजोन परत अगर नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाएंगी और व्यक्ति का जनजीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और ओजोन परत को कमजोर कर रही है CFC गैस। आपकी क्लोरीन गैस होती है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन एक गैस होता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। और ब्रोमीन हो गया ना, ये भी इसको छेद करती है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये भी छेद करता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 की मात्रा बढ़ रही है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ये भी नुकसान पहुंचाती है इस ओजोन परत को। फ्लोरीन गैस हो गया, मीथेन हो गया, मीथेन बोले तो CH4 हो गया। CH4 कहां से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है, धान के खेत से निकलता है, दलदली भूमि से निकलता है, पशुओं के चबाने पर जो लोग क्या करते हैं? चबाते हैं, पगुरी करते हैं, उनसे निकलता है, दीमक की बॉम्बी से निकलता है। सब पढ़ाया गया है, याद है कि नहीं? मैं बार बार इसलिए रिवीजन के दौरान बोलता रहता हूं कि आप जानते रहो, ठीक है। और इन सभी की जब सांद्रता बढ़ती है, ये गैसें ऊपर उठती हैं तो जाकर के ओजोन लेयर को पतला कर देती हैं। जब ओजोन लेयर पतला होते जाएगा, एक समय ऐसा आता है जब ओजोन लेयर में छिद्र बन जाता है, और इसी छिद्र से क्या होती है? सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं, वो पृथ्वी के जनजीवन को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। इस तरह का छिद्र हो चुका था, ठीक है, हो चुका था। सर आपके कहने का मतलब क्या? आप बंद हो गया? हाँ, अभी हाल ही में तो बंद हुआ है। आपने पोलर वर्टेक्स का नाम सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है प्रिलिम्स फैक्ट पे, ठीक है, आप जाके देखिए। तो पोलर वर्टेक्स, आप स्टडी 91 लिखिए, पोलर वर्टेक्स स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से ओजोन परत जो थी वो भर गई है और उसका रीजन क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा और यहां पर याद रखिएगा, उसके और भी सारे वजह हैं, ठीक है। लॉकडाउन भी एक बहुत बड़ा वजह रहा है जिसके वजह से ये ओजोन लेयर भी फील हो गया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना नहीं है, बट मैं जनरली ऐसा सोच रहा हूं कि ये चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज याद रखेगा। यानी ओजोन लेयर पतला हो गया, छेद हो गया, तो फिर पराबैंगनी किरणें आनी है। चलो, और ओजोन का इस्तेमाल कहां कहां पर होता है? तो लिख रहा है ओजोन जो है दोस्तों, ये चांदी की चमक को काला कर देता है, ठीक है। चांदी पर ये प्रभाव डालता है और उसके जो से चांदी काला पड़ जाता है ना, तो ओजोन की वजह से होता है, ठीक है। करा यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों श्रेणियों में गिना जाता है। ओजोन को ऑक्सीकारक श्रेणी में भी रखा जाता है और अपचायक की श्रेणी में भी रखा जाता है। करा द्रव अवस्था में जब तक ओजोन रहता है तब तक इसका रंग गहरा नीला रहता है, ठीक है, गहरा नीला। लेकिन जब कभी यह ठोस अवस्था में आता है तब इसका रंग बदल करके बैगनी रंग का हो जाता है। आपके परीक्षा में कभी भी एक लाइन का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सारी बातें आप पढ़ के पहले से तैयार रहो, ताकि परीक्षा में कुछ भी आए सीधे आप उसको बता दो। करा यह जल में क्या है? अल्प विलेय। जिस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन की विलेयता ज्यादा होती जल में, ठीक है, उसी तरह से अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन जो है वो जल में अल्प विलेय, ऐसा नहीं कि नहीं विलेय है, अल्प विलेय मतलब कम विलेय होता है, जबकि तारपीन के तेल में ये ज्यादा विलेय होता है। मैंने बताया था तारपीन का तेल आपको कहां से मिलता है, इंडियन ज्योग्राफी में मैं वीडियो जब बना रहा था वनस्पति का, तब मैंने पढ़ाया था, चीड़ के पेड़ से ना, तो याद रखेगा, ठीक है। आगे करा इसके अपघटन से ऑक्सीजन गैस मिलता है। O3 है तो अपघटन होगा, अगर ये टूटेगा, इसकी संरचना टूटेगी
घटेगी तो O2 तो आएगा ही आएगा। तो इसको भी आप दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों ओजोन का उपयोग कहां कहां होता है वो भी ध्यान दे दीजिए। विरंजक के रूप में ओजोन का इस्तेमाल किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जल तथा वायु को शुद्ध करने के लिए भी कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है, सिल्क हो गया, कपूर हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, इन सभी के निर्माण में भी ओजोन गैस का इस्तेमाल होता है, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी ओजोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी टॉपिक है, ज्यादा प्रेशर में आपको नहीं पढ़ना है, और अगला वीडियो जरूर से देखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्वों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और एक निवेदन आप सभी से, ठीक है, कि हर वीडियो देखने के बाद आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो तो वहां तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ऐसा निवेदन आपसे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा लगे तो फिर आप उस पर कंटिन्यू रहिए, नहीं मजा आता है तो फिर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।